नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है। इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने मध्यकालीन भारत में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश को कवर किया। आज की वीडियो में दोस्तों हम सल्तनत काल के बाकी के वंशों को कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम मुगल काल की शुरुआत करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फ्यूचर की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कैकुबाद की हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैकुबाद की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में एक नवीन वंश की नींव डालता है। उस नवीन वंश का नाम था खिलजी वंश। तो याद रखिए, किस वंश की शुरुआत होती है? खिलजी वंश की शुरुआत होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है, गुलाम वंश में सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वह लाहौर से शासन करता है। फिर उसके बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश जब आता है तो वह लाहौर से राजधानी दिल्ली लेके आता है। और कैकुबाद, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, तब तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही थी। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद जब गुलाम वंश की समापन होता है और खिलजी वंश की शुरुआत होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, तब राजधानी किलोखरी शिफ्ट कर लेता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। तो हमने दोस्तों अभी बताया आपको, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद का ही दोस्तों ये सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसी ने कैकुबाद की हत्या की, तो ऑब्वियस ही बात है कैकुबाद के ही द्वारा इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई होगी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी कब दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो दोस्तों, 1290 से लेके आप देखिए 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन करता है। और 1296 ईस्वी में अपने चाचा अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है शासक। तो याद रखिए, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो था शासन भार संभालता है और 1316 ईस्वी तक वह शासन करता है। 20 वर्ष का उसका शासन काल रहा। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को क्या देना शुरू किया। तो याद रखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में यह पहला शासक है जो सेना को नकद वेतन देता है। तो याद रखिए, नकद वेतन देने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैनिकों की पहचान के लिए अलाउद्दीन ने कौन सी दो व्यवस्थाएं प्रारंभ की। तो दोस्तों, ये अपने सैनिकों का पूरा हुलिया लिखता था, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता था उसको लिखता था। इसे हुलिया लेखन बोलते हैं। और दूसरा दाग प्रथा मतलब जैसे आज स्टैंप सिस्टम है, उसी तरीके से ये चाहे घोड़े होते थे या सैनिक होते थे, उसको दाग देता था, मतलब निशान होता था, इसका सिंबल होता था। इससे दोस्तों क्या होता था, इसकी अथेंटिकेशन अर्थात पहचान जो थी, पहचान को मजबूत करने के लिए इसने इस प्रकार के नियम को चलाया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को सख्ती से लागू किया। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जो बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू करता है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था। तो दोस्तों, जब ये गुजरात के अभियान पर था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसे एक किन्नर मिलता है। उसको दोस्तों ये 1000 दीनार में खरीद लेता है। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहते हैं, याद रखिए। और इसको गुजरात से खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, इस बात को भी याद रखना है। तो याद रखिए दोस्तों, जो मलिक काफूर था, दक्षिण भारत के अभियानों को इसी ने संभाला था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई कौन सी मस्जिद थी। याद रखिए दोस्तों, जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। और जमायत खाना मस्जिद जो है, इसका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उपाधि को ग्रहण किया था? तो याद रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली के आधार पर लगान निर्धारण किया था? तो जब्ता प्रणाली के आधार पर दोस्तों इसने लगान को निर्धारण किया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीवान मुस्तखराज दोस्तों क्या था? एक राजस्व विभाग था। राजस्व विभाग था दीवान मुस्तखराज, याद रखना है। इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि जो था दोस्तों वो अमीर खुसरो था। इसको भी याद रखना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सितार और तबले का आविष्कार दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी हमने आपको दोस्तों बताया था 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक राज्य करता है। तो 1316 ईस्वी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? दोस्तों खिलजी वंश का ही जो अंतिम शासक था, आप अगर देखेंगे मुबारक शाह खिलजी, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये खिलजी वंश का ही शासक रहा है। इसी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी के द्वारा ही खिलाफत उल लह अल इमाम, सी ऑप्शन करेक्ट है। खिलाफत उल लह अल इमाम की उपाधि धारण की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। याद रखिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किसको हराकर सिंहासन प्राप्त किया था? दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को परास्त किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खुसरो खां को परास्त करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? जो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने ये पहला था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस से लेकर दोस्तों वनडे एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों यही गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसी के द्वारा तुगलकाबाद नगर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया? दोस्तों जो निजामुद्दीन औलिया थे और गयासुद्दीन तुगलक के बीच काफी मनमुटाव था। इस वजह से जब गयासुद्दीन तुगलक एक युद्ध को जीतकर दिल्ली आ रहा था, तो वहीं से उसने निजामुद्दीन औलिया के लिए एक संदेश भिजवाया कि वह दिल्ली को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो उन्हीं के द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये रिप्लाई किया गया था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब आपके लिए अभी दिल्ली बहुत दूर है। और माना जाता है जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली पहुंचते ही उसका जो भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी हत्या कर देता है और इसकी लीला समाप्त हो जाती है। तो याद रखिए दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्हीं के द्वारा बोला गया था हुनूज दिल्ली दूरस्त। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 1325 ईस्वी में शासनभार संभालता है और इसका 1351 ईस्वी तक शासनभार चलता है। याद रखिए इसने देवगिरी को अपनी राजधानी ट्रांसफर किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं देवगिरी का नाम इसने क्या बदल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोस्तों देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है और कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? तो दोस्तों इसने कांसे और पीतल की मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा थी और सांकेतिक मुद्रा में इसने दोस्तों इन मुद्राओं का मूल्य चांदी के टंके के बराबर कर दिया था। याद रखिए जो चांदी का टंका था इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था।
कांसे और पीतल की मुद्राओं का मूल्य उसने चांदी के टंके के बराबर कर दिया। जैसे दोस्तों आप देखते हैं वर्तमान में आपके पास जो 500 का नोट होता है, अगर आप देखेंगे उसको नोट की कीमत जो है रियल में 500 रुपए नहीं है, लेकिन उस पर मेंशन है 500, और जो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के साइन है वो आपको बोल देते हैं कि ये इसकी कीमत 500 रुपए है, लेकिन रियल में उसकी कीमत, कागज की कीमत 500 नहीं है। तो इसी को कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। कोई भी दोस्तों अगर धातु है अथवा कागज का टुकड़ा है, उसकी वास्तविक कीमत उतनी नहीं है जितनी उस पर अंकित है, तो सांकेतिक मतलब संकेत रूप में जो आपको बताई जा रही है उसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। समझिए आपने कांसे और पीतल की मुद्रा का मूल्य उसने चांदी के टंके के बराबर सांकेतिक रूप में किया, लेकिन दोस्तों ये फेल हो गया था। उसका सांकेतिक मुद्रा वाला जो अभियान था ये उसका फेल रहा। सांकेतिक मुद्रा का मूल्य किसके बराबर कर रखा गया, तो चांदी के टंके के बराबर रखा गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास हेतु कौन सा विभाग स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों दीवान कोही की स्थापना की। याद रखिए ये कृषि विभाग था और कई एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के पास गोडल नामक जगह पर हुई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह टिप्पणी किसने की थी? जब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय पर बदायूनी जो था प्रसिद्ध इतिहासकार था, और बदायूनी के ही द्वारा यह स्टेटमेंट बोला गया था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किस वर्ष सुल्तान बना? हमने आपको बताया था दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था 1325 से लेकर 1351 तक शासन करता है। फिर उसके बाद उसका चचेरा भाई था ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर समाप्त कर केवल 4 कर को लागू किया? तो दोस्तों इसने 24 जो थे कष्टदारी कर थे ये फिरोज शाह तुगलक ने, इसने 4 कर खुम्स, खराज, जजिया और जकात, ये 4 कर को इसने चलाया। जकात, जजिया, खराज और खुम्स। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किए गए 4 कौन कौन से कर थे? हम बता चुके हैं दोस्तों खराज, खुम्स, जजिया और जकात। और फिरोज शाह तुगलक दोस्तों पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किन नगरों की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों हिसार भी बसाया था, फिरोजाबाद भी बसाया था, फतेहाबाद भी इसी के द्वारा बसाया गया, जौनपुर भी इसी ने बसाया था और फिरोजपुर भी इसी ने बसाया। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा दोस्तों फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया? तो दोस्तों बिजली गिर जाने की वजह से जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसी का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। याद रखिए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर उसकी नींव रखी थी। और इसका निर्माण दोस्तों पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी 5वीं मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब इसका पुनर्निर्माण कौन कराता है? फिरोज शाह तुगलक याद कराता है और कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। इसका तीसरा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिए फुतुहात ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था वर्नी। वर्नी के ही द्वारा तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक जो हुआ नासिरुद्दीन महमूद था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला तैमूर किसके शासनकाल में आया? तो 1398 ईस्वी में दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद जो था
ये तुगलक वंश का अंतिम शासक भी रहा। इसी के कार्यकाल में ये तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी पर होता है और यह परास्त हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों खिज्र खां था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहलोल लोदी ने कब दिल्ली पर शासन आरंभ किया था? बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर शासन आरंभ किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? बहलोल लोदी ने दोस्तों जौनपुर को पुनः दिल्ली में शामिल कर लिया था। ये उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किस लोदी शासक ने आगरा की स्थापना की थी दोस्तों? सिकंदर लोदी जो था यह लोदी वंश का शासक था। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है किस शासक ने गजे सिकंदरी की शुरुआत की? तो गज ए सिकंदरी अर्थात दोस्तों सिकंदर लोदी जो था इसी के द्वारा गजे सिकंदरी की शुरुआत हुई। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी उपनाम से दोस्तों फारसी में कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? बाबर ने 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का जो पहला युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है और भारत में मुगल वंश की शुरुआत होती है। पानीपत के पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पानीपत के पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप दोस्तों इब्राहिम लोदी हार गया और दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर नवीन वंश मुगल वंश की शुरुआत हुई। लास्ट प्रश्न है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन रहा? तो दोस्तों पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से परास्त कर दिया था बाबर ने। इसका मतलब को दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन रहा? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी सिद्ध हुआ और ये दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा शासक रहा जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हमने पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत युग को समाप्त कर दिया। अगर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कीजिए और सक्सेस स्टार क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो श्रृंखला देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।